लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि असमघात रैखिक अवकल आंशिक अवकल समीकरण, जिसमें हमने गुणनखंड फैक्टर तो हो रहे थे लेकिन वो असमघात थे और फैक्टर करके CF फाइंड कर लिया था। अब आ रहे हैं, है तो इक्वेशन वो असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण, लेकिन हम उनके फैक्टर्स यानी गुणनखंड नहीं कर सकते, तो उनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, समीकरण जिनमें फंक्शन ऑफ डी डैश को रैखिक गुणनखंडों में नहीं बदला जा सके, क्या कि इस टाइप जो ये समीकरण दी हुई है f इज फंक्शन ऑफ डी डैश, इस समीकरण को अगर रैखिक गुणखंडों में बदला नहीं जा सकता, तो इस टाइप के समीकरण के हल क्या होंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दे दी कि f इज फंक्शन ऑफ डी डैश z इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते यानी गुणनखंड नहीं कर सकते, तो इसके हल क्या करेंगे, तो हम इसका एक सॉल्यूशन मानकर चलेंगे कि माना z इज इक्वल टू a e टू दी पावर hx प्लस में ky क्या है, इस दी हुई समीकरण 1 का क्या है, हल है। और ये जो सॉल्यूशन हम मानकर चल रहे ये इस समीकरण को संतुष्ट करता है। क्लियर है। तब उसके बाद क्या करोगे, आपको जो यहाँ पे डी डैश जेड जो डिफरेंशियल दिया हुआ है उसके यहाँ से वैल्यूज फाइंड कर लोगे। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके, वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे। जैसे ही आप लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर लोगे, उस वैल्यूज को क्या करोगे, समीकरण 1 में पुट कर दोगे। जब समीकरण 1 में पुट करोगे तो e की पावर hx प्लस ky और a ये तो कॉमन आएगा, इसे तो कॉमन ले लोगे। आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो इस तरीके से बनेगी कि f इज फंक्शन ऑफ h k इंटू a e की पावर hx प्लस ky इज इक्वल टू 0। आगे बात सुनिए, आपको यहाँ पे डी और डी डैश जो भी दिए हुए होंगे उनका क्या करोगे, z का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके वो वैल्यूज फाइंड कर लोगे और उसे यहाँ पर पुट कर दोगे। जैसे ही पुट करोगे तो ये तो कॉमन आ जाएगा, ये फंक्शन आपको जो बचेगा h और k का बचेगा। अब चूंकि e की पावर hx प्लस ky तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि e की पावर hx प्लस ky अगर इज इक्वल टू 0 लिया तो यानी hx एंटी लॉग लेने पर ky इज इक्वल टू log 0 जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। आगे उसमें तो ये तो e की पावर hx प्लस ky तो 0 नहीं होगा, एक कंडीशन तो वो है। दूसरी, अगर आपने इसे 0 ले लिया तो z बराबर 0, लेकिन और ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि आप सॉल्यूशन मानकर चल रहे हैं। आगे बस में तो ये तो 0 होगा नहीं, 0 क्या होगा, f है जो hk का फलन है वो किसके बराबर होगा, hk का, वो इस 0 के बराबर हो जाएगा। तो f इज फंक्शन ऑफ hk इज इक्वल टू 0। आगे बस में अब यहाँ h और इक्वेशन h और k में है, तो आपको यहाँ या तो h की वैल्यू k में मिलेगी या फिर k की वैल्यू h में मिलेगी। इस तरह से मिलेगा, अगर h का मान k में मिल गया तो उस h का मान k की वैल्यूज में यहाँ पर पुट कर दोगे, जहां a और h दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट वैल्यूज होगी। आई बस आपने h का मान निकाला वो किस में आ गया, k की फॉर्म में आ गया, या k का मान h के पदों में आ गया, जो भी आ गया उसे यहाँ पे पुट कर दोगे तो ऊपर तो h या k में बनेगी, a और h दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। चूंकि h क्या है और a भी कांस्टेंट है और h के हर एक मान, जैसे आपको सपोज करो k का मान h में मिल गया यानी k इज इक्वल टू h मिल गया, तो आप यहाँ पे पुट कर दो hx प्लस hy। a और h दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है और h के हर एक मान के लिए ये समीकरण क्या है, संतुष्ट है। तो इस समीकरण का जो व्यापक हल होगा वो ये होगा, z इज इक्वल टू समेशन a i e की पावर h i x प्लस k i y। ये i चाहे लिखना यहाँ पे मत लिखना, लेकिन ये हो जहां f इज फंक्शन ऑफ h i k i किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। आगे तो आपके पास वो आंशिक अवकल समीकरण जिनके आप फैक्टर नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप ये सॉल्यूशन मान के चलोगे, यहाँ की जो भी वैल्यूज निकलवा रहे वो वैल्यूज निकाल के यहाँ पर पुट कर दोगे और उसे सोल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ 0 बराबर में 0 दिया हुआ है तब तो इसी तरीके से करना है। सपोज करो यहाँ पे आपको x दे दिया या साइन x प्लस y दे दिया, इसका मतलब है आपको pi भी निकालना है और cf निकालना है। तो cf इसी तरीके से निकलेगा। यहाँ पर आपने इसमें तो हल मानकर चले हैं, जब आपको यहाँ पर भी वैल्यूज दी हुई होगी तो क्या करोगे, z इज इक्वल टू माना z इज इक्वल टू a e टू दी पावर hx प्लस ky समीकरण का क्या है, पूरक फलन है। पूरक फलन मान के चलोगे, सोल्व करोगे तो ये CF बराबर आपका ये वैल्यूज आ जाएगी और PI आप उसी मेथड से सोल्व करोगे जो केस आपने मैंने 4 लिखवाए हैं, उन्हीं चारों से आपको केस सोल्व करना है। आगे बात समझ में, यहाँ आप पढ़ रहे हो कि गुणनखंडों में बदला ना जा सके, आपको यहाँ पर फैक्टर ऐसे भी दिए जा सके जिसके गुणनखंड भी बन रहे हैं, तो गुणनखंड बन रहे हैं तो आप इसका पूरक फलन उस मेथड से भी दे सकते हो जो आपने लास्ट में पढ़ा है। ठीक है, और समघात समीकरण है तो पहले वाले से भी दे सकते हो। ये तो सिर्फ वो होंगे जब गुणनखंड नहीं कर सकते, तो उस केस में कैसे फाइंड करना है। आगे बात समझ में, इस चीज को अब हम एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं। मैं आपको 2 एग्जाम्पल समझाऊंगी, एक तो PI वाला और एक ये। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए,
आपको दिया हुआ डी स्क्वायर माइनस 2d डैश इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते, समघात समीकरण है, समघात तो है नहीं, तो जो स्टार्टिंग में समघात का सीएफ पढ़ा था वो केस तो कैंसिल आउट। दूसरा केस पढ़ते हैं असमघात वाला। असमघात में आपने पढ़ा था इसके फैक्टर नहीं कर सकते और इसका उससे सोल्यूशन नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है। अगर डी होता तो आप e की पावर अल्फा एक्स फाई इस फंक्शन ऑफ वाई प्लस एम एक्स इसका सोल्यूशन दे सकते थे। दोनों ही केस यहाँ पे फेल है, तो तीसरा आप यही करोगे। तो हमने मान लिया z इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई क्या है, इस समीकरण एक का हल है। आपको वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, डी स्क्वायर जेड की, यानी जेड का 2 बार एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तभी डी स्क्वायर जेड मिलेगा। दूसरा डी डैश जेड, यानी जेड का एक बार वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। जब आप इसका एक बार करोगे तो ये तो कांस्टेंट है ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा इसका करोगे तो वाई का, तो ये तो 0, ये क्या आ गया एच, और दोबारा करोगे तो डी स्क्वायर जेड इज इक्वल टू ए एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। अब एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, कीजिए e की पावर x का e की पावर x एज इट इज, ऊपर वाले का करोगे ये तो 0, ये क्या आ जाएगा साथ में k, यानी a के e की पावर एच एक्स प्लस के वाई। डी स्क्वायर जेड और डी डैश जेड का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, जेड को मल्टीप्लाई, तो डी स्क्वायर जेड का मान ये है और डी डैश जेड का मान ये है। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, जब पुट करोगे तो a और e की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए क्लियर है, आगे कॉमन। अब ये वैल्यूज तो नॉट इक्वल टू 0 होगी, ना तो a 0 होगा ना ही ये 0 होगी, क्योंकि आप ये हल सॉल्यूशन मान के चल रहे हो। तो 0 क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 0। जिसका मान इजी फाइंड हो उसी इसका ही निकालना है। यहाँ से k का मान इजीली निकल रहा है, k का मान क्या होगा एच स्क्वायर बाय 2, तो इस k का मान यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या होगा एच स्क्वायर वाई बाय 2। तो दिए समीकरण का व्यापक हल क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू समेशन a ई टू दी पावर एच एक्स प्लस एच स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज। आपका एक एग्जांपल नंबर 2 है, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, आप मान कर चलोगे हल। वैल्यूज आपने निकाल लिए, ठीक है। वैल्यूज आपको निकालने के बाद आपको ये मिल रहा है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर। आप यहाँ से एच का मान भी निकाल सकते हो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, के का मान भी निकाल सकते हो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और उसे पुट कर दोगे तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपकी बुक में दिया है कि अगर मैंने मान लिया कि h बराबर एन कोस एल्फा और k बराबर एन साइन एल्फा, ये मान लेती हूँ तो ये समीकरण सेटिस्फाई है। पुट करके देख लो, एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, एन स्क्वायर ही मिल रहा है। तो आपकी बुक में ये दे दिया है तो इस तरीके से दे दिया। आप इस तरीके से नहीं देना चाहते तो यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, वहां पे पुट कर दीजिए तो वो हो जाएगा a ई टू दी पावर एच एक्स प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वाई। ये भी सॉल्यूशन सही है और ये भी सही है, क्लियर है ये चीज। तो एग्जांपल नंबर 3 है, पीआई निकलेगा, इसका मैथ आप इसी तरीके से फाइंड कर लोगे। पीआई ई की पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, आपको पता है डी की जगह अल्फा और डी डैश की जगह बीटा पुट करना है, क्लियर है। मैं पीआई का एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रही हूं और वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। यहां देखिए अब आपको हल करना है ये सॉल्यूशन। देखिए ये आपकी समघात फैक्टर बन रहा है, ये एक फैक्टर बन गया, असमघात समीकरण है। डी स्क्वायर माइनस, आप इसको देखिए डी माइनस 2d डैश, आप इसका इस मेथड से सीएफ नहीं निकाल सकते, पीआई भी निकलेगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज है। तो इसके संगत अगर मैं पूरक फलन निकालती हूँ तो जो आपने इस असमघात में पढ़ा था e की पावर अल्फा एक्स फाइव फंक्शन ऑफ वाई प्लस एम एक्स, उससे निकाल दोगे। अल्फा तो क्या है 0, तो ये क्या हो गया इसके संगत सीएफ पूरक फलन क्या हो जाएगा फाइव इज फंक्शन ऑफ वाई प्लस 2x, इसका तो निकल गया। अब इसके लिए सोल्व करोगे क्योंकि असमघात तो है लेकिन गुणनखंड फैक्टर नहीं बन रहे, इसके लिए आप मानोगे डी स्क्वायर माइनस डी डैश के संगत पूरक फलन माना है z इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई। मान किसका निकालना है आपको, डी स्क्वायर जेड और डी डैश जेड का। निकाल कर आप कहाँ पुट करोगे, डी स्क्वायर माइनस डी डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 में पुट करोगे। ये मत कर देना कि समीकरण 1 में रखने पर, गलत हो जाएगा। सिर्फ आप इसके लिए मानकर चल रहे हो तो इसी में ही पुट करो, और सीएफ के लिए ये 0 के बराबर रखा जाता है। इसका हमने पूरक फलन निकाल लिया है, इसका निकालेंगे। याद रखना ये आप उसी के लिए मानकर चलोगे, ये सॉल्यूशन जिसके गुणनखंड नहीं बन सकते, जिनके गुणनखंड बन रहे हो, जिसका सीएफ निकल रहा है उसके लिए नहीं कर सकते। जैसे आप इसके लिए ये सॉल्यूशन नहीं मान सकते वरना ये गलत होगा। आप इस चीज का ध्यान रखें, ये नहीं कि इसके लिए भी मान लिया और इसके लिए भी मान लिया, गलत है। इसके लिए नहीं मान सकते क्योंकि आप इसका सीएफ निकाल सकते हो, इसका नहीं निकाल सकते इसलिए इसके लिए मानना होगा। मान निकाल के यहाँ पे पुट कर दिया, ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ गया है,
यहाँ से क्या बचा a इंटू एच स्क्वायर माइनस के इंटू ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई तो 0 नहीं होगा, 0 क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या होगी, के इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सी एफ दोगे तो सी एफ के लिए देखिए इस फैक्टर का सी एफ तो क्या था, फाइव फंक्शन ऑफ वाई प्लस 2x, और इसके लिए आपने ये निकाला है, ठीक है। तो टोटल सी एफ हो गया 5 फंक्शन ऑफ y प्लस 2x प्लस समेशन a e की पावर एच एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई। अब पी आई निकालोगे, यही होगा, फैक्टर मैंने अलग अलग कर दिए। यहाँ क्या करोगे, d की जगह अल्फा और d डैश की जगह बीटा पुट कर दोगे। यहाँ पे पुट करोगे तो 0, ये 0 नहीं बन रहा है, मैंने पुट कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या कॉमन लोगे, माइनस डी डैश कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी डैश, ऊपर चला गया होल इनवर्स। यहाँ से डी कॉमन ले लीजिए, डी डैश ही कॉमन ले लीजिए ताकि सोल्व करना इजी रहेगा। तो माइनस के 2d डैश कॉमन ले लीजिए, क्योंकि एक बार डी डैश ले लिया, यहाँ डी लोगे तो एक का एक्स के सापेक्ष आप आकलन करना होगा, एक बार वाई के सापेक्ष, यहाँ दोनों ही वाई के सापेक्ष हो जाएगा। तो आपको जो सूट करे वो कर लेना, चाहे डी कॉमन लेना चाहे माइनस के 2d डैश कॉमन लेना। 1 माइनस डी अपॉन 2d डैश का होल इनवर्स। क्लियर है। नाउ ये तो हो गया 1/3, ये वैल्यू एज इट इज है, इसका फैक्टर हमने खोल दिए। देखिए एक एक घात है, सेकंड का तो लेने का सवाल ही नहीं होता, सिर्फ एक घात तक खोल लीजिए। देखिए ये 0 बन रहा है, 0 बन रहा है तो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में क्या होता है, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r बीटा की पावर r। खोल दीजिए तो x की पावर r 1 है, r फैक्टोरियल 1 e की पावर 2x प्लस वाई। इसको मल्टीप्लाई करके मैंने सोल्व कर लिया, एक्स वाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये डिफरेंशियल किया, पहले तो डिफरेंशियल किया तो x का डिफरेंशियल 1 और 1 अपॉन डी डैश y के सापेक्ष इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 4। अब 2 बार y के साथ इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये आ गया है आपका सॉल्यूशन। तो सी एफ समीकरण का व्यापक हल हो गया, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जो कि ये रहा। क्लियर है, कंप्लीट हो गया है। बस एक लास्ट मेथड बचा है जो मुझे आप लोगों को समझाना है, उसके बाद 5th यूनिट कंप्लीट और सेकंड पेपर भी साथ में आपका कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी फिर से।